बिहार की सियासत में उबाल। मोकामा में बीजेपी प्रवक्ता ने पूछे सवाल, कहा भोजपुरी आवाम भोजपुरी भाषा से सौदा तो नहीं कर लिया। दुमका में श्रद्धालुओं के लिए खुला बाबा बासुकीनाथ मंदिर, ई पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, बिना मास्क के नो एंट्री। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। आरजेडी के जिला प्रवक्ता ने मास्क लगाने की अपील। मधुबनी में इंद्रप्रस्थ अस्पताल का उद्घाटन। पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज झारखंड यात्रा को लेकर बिहार की सियासत उबाल पर है। इस यात्रा पर सवालिया निशान खड़े करते हुए बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्या उन्होंने भोजपुरी आवाम और भोजपुरी भाषा से सौदा तो नहीं कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भोजपुरी भाषा को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर तेजस्वी यादव सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करते हैं या फिर भोजपुरी आवाम की अस्मिता से सौदा करेंगे। डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि भोजपुरी जनता के प्रति संवैधानिक पद पर बैठे नेता के लिए ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव की आज झारखंड यात्रा है और उसको लेकर बिहार में भी सियासत काफी ज्यादा उबाल पर है। आपको बता दें कि इस यात्रा पर सवालिया निशान खड़े करते हुए बीजेपी ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्या उन्होंने भोजपुरी आवाम और भोजपुरी भाषा से सौदा तो नहीं कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भोजपुरी भाषा को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर तेजस्वी यादव सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करते हैं या फिर भोजपुरी आवाम की अस्मिता से सौदा करेंगे। डॉक्टर रामसागर सिंह ने आगे ये भी कहा कि भोजपुरी जनता के प्रति संवैधानिक पद पर बैठे नेता के लिए ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी आरजेडी को मजबूत करना है। इसके लिए वे अपना प्रयास अभी से ही शुरू कर दे और इसी निर्देश के बाद तेजस्वी का रांची दौरा है। 18 सितंबर को वे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रमुख नेताओं से मिलने वाले हैं और इस बैठक में पार्टी की कमजोरी को दूर कर मजबूत करने की रणनीति पर भी मंथन होगा। आपको बताते चले कि एक समय ऐसा था झारखंड में जब आरजेडी के आधा दर्जन विधायक हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही विधायक है। अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज झारखंड जा रहे हैं। क्या जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके वक्तव्यों का ये विरोध करेंगे या सत्ता के लिए समझौता करेंगे? क्योंकि जो उन्होंने भोजपुरी भाषा को एक तरह से बलात्कारियों की भाषा का संज्ञा दिया और ये कहा कि आंदोलनकारियों के छाती पर पैर रख कर करके और महिलाओं का बलात्कार करने के समय भोजपुरी भाषा में गाली दिया करते हैं। तो क्या इन बातों से ये सहमत हैं? नहीं सहमत हैं तो क्या तेजस्वी यादव जहां सत्ता में भागीदार बने हुए हैं उससे अलग होंगे? अपने पार्टी का विस्तार। झारखंड सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन दुमका ने आज से सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक बाबा बासुकीनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करके बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यहां आपको बताते चले कि पूजन करने आए श्रद्धालुओं को कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य है। साथ ही ई पास के माध्यम से 1 घंटे में अधिकतम 100 श्रद्धालुओं को ही एंट्री मिलेगी। 18 साल से कम उम्र के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। साथ ही श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से महादेव का जल अभिषेक भी कर रहे हैं। सामाजिक दूरी बनाना भी जरूरी है और बिना मास्क के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि आज से बाबा बासुकीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इसके लिए ई पास और रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। तो वही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्त पालन कराना है और इसके अलावा बिना मास्क के भी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बताते चले कि काफी समय से झारखंड में
धार्मिक स्थलों और मंदिरों को खोलने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया और अब झारखंड में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। बताते चले कि आज से सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक बाबा बासुकीनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन के बाद बाबा के दर्शन कर सकते हैं। पूजन करने आए श्रद्धालुओं को कम से कम 1 टीका लेना अनिवार्य है। इसके अलावा ई पास के माध्यम से 1 घंटे में अधिकतम 100 श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। साथ ही श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से महादेव का जल अभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है और बिना मास्क के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। भगवान का दर्शन करना बहुत पुण्य की बात है और ऐसा मौका बार बार नहीं आते हैं और बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा का दर्शन हो जाए। आज दर्शन हो करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाबा बासुकीनाथ से यही मांगा कि समस्त झारखंड वासियों के लिए सुख समृद्धि मिले और जल्द से जल्द कोरोना वापस जाए, ख़त्म हो। और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम भक्तों के लिए भगवान के द्वार को खोल सुनिश्चित करना है कि जो भी श्रद्धालु हैं वो उस गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और उसको सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट और बल की तैनाती भी की गई है। और आज पहला दिन है और आज एक तरह से अभी आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा अभी यहाँ पे जो भी व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद। रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो अपना रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन लेकर रहेंगे। और तीसरा है कि उन्हें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। कोविड-19 का जो भी गाइडलाइन है वो अक्षरशः पालन करना होगा। बिना मास्क का एंट्री नहीं होगा, बिना वैक्सीनेटेड लोगों का एंट्री नहीं होगा। 18 साल से कम उम्र के जो नागरिक होंगे, बच्चे होंगे, उनका प्रवेश निषेध रहेगा। बाबा बासुकीनाथ मंदिर आने के लिए श्रद्धालु के तो पहले झारखंड सरकार के कुछ गाइडलाइन हैं और यहाँ के स्थानीय प्रशासन उसको जो है सो लागू कराना है। और लागू कराने के साथ माने अतिथि देवो भव की भावना के साथ ये लोग लागू करा रहे हैं। एक सबकी सुरक्षा की बात है, चाहे वो तीर्थयात्री हो, स्थानीय नागरिक हो, यहाँ के दुकानदार हो। यहाँ तो लगातार अभी भी भोलेनाथ की कृपा बरसती है इस क्षेत्र में। वो देखा जा रहा है कि कोविड का कोई भी केसेस नहीं है। क्योंकि बाहरी लोगों को यहाँ आगमन होना है तो सुरक्षा बहुत मायने रखता है। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर बरून प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वह इस नामांकन की प्रक्रिया में कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। चाहे जनप्रतिनिधि हो या जनता या फिर नामांकन दाखिल करने को लेकर कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी, सभी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आरजेडी के जिला प्रवक्ता अनिल टाइगर ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और लोगों से अपील भी की कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। तो औरंगाबाद में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर आपको मास्क भी नजर नहीं आएंगे। कहीं लापरवाही भारी न पड़ जाए, ये ऐसा लोगों को समझना होगा। लगातार प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे आप देख सकते हैं वो जनप्रतिनिधि हो या जनता या फिर नामांकन दाखिल करने को लेकर कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी, सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही आरजेडी के जिला प्रवक्ता अनिल टाइगर ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा अनिल टाइगर ने लोगों से अपील भी की है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन करे। तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर किस तरह से भीड़ जमा हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का रत्ती भर भी पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगा रखा है। और अगर यही हाल रहा तो एक बार फिर से बिहार में पहले जैसे हालात हो जाएंगे।
कर्मा पर्व भाई बहन के सद्भाव, स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। ये पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। कर्मा पर्व शुक्रवार को चंद्रपुरा क्षेत्र के नर्रा, टेलो, दुग्धा के साथ कई पंचायतों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पर्व का इंतजार कुंवारी और विवाहित बहनें बेसब्री से करती है, क्योंकि विवाहित बहनें कर्मा की पूजा करने के लिए अपने ससुराल से एक हफ्ते पहले ही मायके पहुंच जाती है और कर्मा पूजा की तैयारियों में लग जाती है। कर्मा के लोकगीतों में भाई बहनों के स्नेह, प्यार, खुशी और दर्द झलकते हैं। इस पर्व की एक अनोखी कहानी है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसमें कर्मा कर्म और धर्मा धर्म पर आधारित होता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से कुंवारी कन्याएं व्रत रखती है, जिसे उसालीन कहा जाता है। भाई की सलामती के लिए बहनें कर्मा पूजा करती है। इस पर्व में भाई बहन का प्यार झलकता है। तो करम वृक्ष की पूजा कर बहनें भाई की लंबी आयु की कामना करती है। झारखंड में करम पूजा रक्षाबंधन की तर्ज पर ही आधारित है। व्रत के बाद बहन भाई को सबसे पहले प्रसाद खिलाया जाता है। भाई के लिए बहनें कई गीत गाती है, जिनमें उनकी लंबी आयु की कामना की जाती है। करम पूजा का सही अर्थ विश्वास और भावना से जुड़ा हुआ है। तो भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक है कर्मा पर्व। हर्षोल्लास के साथ कर्मा पर्व मनाया गया। भाई की लंबी आयु के लिए इस दिन बहनें व्रत रखती है, पूजा करती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लड़कियां लोकगीतों पर थिरक रही है। हर्षोल्लास के साथ कर्मा पर्व मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर ही ये पर्व आधारित है। भाई की सलामती के लिए बहनें कर्मा पूजा करती है। इस पर्व में भाई बहन का प्यार भी झलकता है। करम वृक्ष की पूजा कर बहनें भाई की लंबी आयु की कामना करती है। झारखंड में करम पूजा रक्षाबंधन की तर्ज पर ही आधारित है। व्रत के बाद बहन भाई को सबसे पहले प्रसाद खिलाया जाता है। भाई के लिए बहनें कई गीत भी गाती है। मधुबनी जिले के जयनगर शहर के इंद्रप्रस्थ अस्पताल का पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान, खजोली विधायक आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। मंत्री रामप्रीत पासवान ने इस दौरान कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल खोलना सराहनीय कदम है। यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। किसी तरह के इलाज के लिए भी अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंद्रप्रस्थ अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया है, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बताया गया है कि ये अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। किसी प्रकार के इलाज के लिए अब लोगों को जिले से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं नीट के छात्रों ने आज आरजेडी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और नीट के अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी भी हुई है। हमने हिंदी में फॉर्म नीट का भरा था, लेकिन नीट प्रशासन ने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी की और अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर दिया गया, जिससे हमें सवाल को सॉल्व करने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो नीट के छात्रों ने आज आरजेडी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष से अपनी मांग को लेकर भारी संख्या में प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ियां हुई है, नीट के अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी हुई है। हिंदी में फॉर्म भरा गया था, लेकिन क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी में दिया गया और क्वेश्चन सॉल्व करने में अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानियां हुई। हम बोलते हैं जो बच्चा को पढ़ रहा है वे जेड कैसे एक बार में पढ़ लेगा। जो लड़का मान के चलिए हम आज साइकिल चला रहे हैं, हमें बोल दे हेलीकॉप्टर चला देने के लिए तो चला सकेंगे? कभी भी नहीं चला सकेंगे। इसलिए हिंदी मीडियम में जब फार्म भरा था
तो हिंदी मीडियम में ही देना चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम दे दिया। इसीलिए हम विपक्ष से भी अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ तेजस्वी यादव से कि आज ये भाई रोहित का जो भी हो इसका न्याय देने का कृपया। मीडियम में मेरा हिंदी मीडियम में, ठीक है। हम 12 सितंबर को नीट का एग्जाम दिए थे इंट्रांस जैसेस अकेडमी खुसरापुर कयामपुर रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। एग्जाम देने के बाद जो मीडियम था मेरा हिंदी मीडियम था, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन दे दिया गया। फिर वहाँ पे जितना हल्ला गुल्ला किया कोई बात सुना नहीं। नहीं सुनने के बाद वो बोलता है कि जब तुमको एग्जाम देना है तो दे, नहीं तो तुम एग्जाम से बाहर चले जाओ, ठीक है। एग्जाम से बाहर चले जाओ। आप इसी में है क्या? मोकामा पश्चिमी क्षेत्र में राहत राशि वितरण में कथित धांधली की हर स्तर पर जांच की मांग बुलंद होने लगी है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में राहत राशि के वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत है कि राहत राशि वितरण की सूची में गड़बड़ी की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता कुमार नवनीत हिमांशु उर्फ राम मोहित पासवान ने राहत राशि वितरण में गड़बड़ी की जांच की मांग भी की है। तो धांधली करने को लेकर जांच की मांग बुलंद होती जा रही है। राहत राशि के वितरण में अनियमितता बरती गई है, ऐसी शिकायत ग्रामीणों ने की है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ने भी इस गड़बड़ी में जांच की मांग की है। तो मोकामे की ये खबर, जहां पर राहत राशि वितरण में कथित धांधली की हर स्तर पर जांच की मांग बुलंद होने लगी है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में राहत राशि के वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत है कि राहत राशि वितरण की सूची में गड़बड़ी की गई है। तो वही सामाजिक कार्यकर्ता कुमार नवनीत हिमांशु उर्फ राम मोहित पासवान ने राहत राशि वितरण में गड़बड़ी की जांच की मांग की है। समस्तीपुर में शराब पार्टी का आयोजन करना एक मुखिया को महंगा पड़ गया। आगामी पंचायत चुनाव में दोबारा चुनाव जीतने के लिए निवर्तमान मुखिया द्वारा शराब और रुपए के बल पर मतदाताओं को प्रभावित करने को लेकर शराब पार्टी का आयोजन किया गया था और इसे लेकर पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ लिया है। वहीं डीएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई थी। करपूरी ग्राम के वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रत्याशी संजीत पासवान द्वारा आगामी पंचायत चुनावों को लेकर मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें कई लोग शामिल भी हुए थे। इस संबंध में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को बीती रात व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो और कुछ फोटो मिले, जिसके माध्यम से पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई। तो समस्तीपुर में शराब पार्टी का आयोजन करना एक मुखिया को भारी पड़ गया। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए ये शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। तो वही पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। करपूरी ग्राम के वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रत्याशी संजीत पासवान द्वारा आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब पार्टी रखी गई थी और इस पार्टी में कई लोग शामिल भी हुए थे। व्हाट्सएप नंबर पे एक वायरल वीडियो आया था जिसमें कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। तो चूँकि बिहार में मद्य निषेध है और शराब पार्टी करना और शराब का किसी तरह से भी सेवन करना वो अवैध है, गैर कानूनी। उस वीडियो का जब वीडियो की जांच की गई तो पता ये चला कि करपूरी ग्राम के मुखिया जी संजीत पासवान, उन्हीं के नेतृत्व में ये पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर के अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए किया जाए। जिसके बाद थानाध्यक्ष द्वारा वरीय पदाधिकारियों पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दिया गया। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी करके उनको त्वरित कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी की। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल के सभी डाटा ऑपरेटरों ने राशि भुगतान को लेकर हड़ताल की। सभी डेटा ऑपरेटरों ने अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया है
ऑपरेटरों ने सिविल सर्जन के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की और धरना भी दिया। उन्होंने बताया कि जिला अंतर्गत आउटसोर्सिंग डेटा ऑपरेटरों का 12 महीने और कुछ ऑपरेटरों का पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिलने के बाद 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक कार्य बहिष्कार किया था, लेकिन जिला स्वास्थ्य समिति कैमूर के मौखिक आदेश और उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज बिहार पटना के लिखित आदेश को मानते हुए सभी डेटा ऑपरेटरों ने 9 सितंबर को काम पर वापस लौट आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी डेटा ऑपरेटरों का वेतन मान राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते हम सब बेबस होकर हड़ताल पर कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। पिछले 12 महीने से और 8 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन मैडम से लगातार मिले हैं कि वेतन भुगतान हो जाए, और कुछ हम लोगों को नहीं चाहिए। जिला स्वास्थ्य समिति से कार्य बहिष्कार के बाद हम लोग मिले तो उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग कार्य पर वापस चले जाइए, आप लोगों को 16 तक भुगतान हो जाएगा, और कंपनी के द्वारा भी लेटर आया कि 16 तक आप लोगों का भुगतान हो जाएगा। इसके बावजूद भी 16 तक हम लोग आज तक इंतजार करते रहे, भुगतान नहीं हुआ। एम साहब के मौखिक आदेशानुसार कि 15 तक आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। हम मेरे कहने के अनुसार आप लोग कार्य करिए, जो कि हम लोग अपना कार्य पे आ गए पुनः, और उसके बाद फिर न होने के कारण फिर आज हम लोग पुनः हड़ताल पे जा रहे हैं। हम 6 लोगों का पेमेंट 12 मंथ से विगत रुका हुआ है, जो कि सिविल सर्जन ऑफिस से जाना है। यहाँ पता चल रहा है कि बड़ा बाबू यहाँ से नहीं कर रहे हैं पेमेंट। मोकामा में गंगा नदी में आए उफान को लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत सामग्री वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बाढ़ प्रभावित परिवार की सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। एक ही परिवार के तमाम सदस्यों के राहत सूची में नाम शामिल किए गए हैं, जबकि सूची में ऐसे लोगों का भी नाम जोड़ा गया है जिनका बाढ़ से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा भी नाम देते दहा हुआ, हम लोग को एक भी पैसा नहीं मिला है और न अन्न मिला है। और यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है वो हम लोग से सीधे कहते हैं 1000 रुपया पहले दीजिए, उसके बाद पैसा आएगा। और अपना जो प्रतिनिधि है 13 का आदमी है, जो अपने अपने हर एक घर में 6 गो 7 गो 29 गो 19 गो सब परिवार अपने बेटी से लेकर को बेटा धर को भर लिया है, हम लोग को कुछ नहीं दिया। जैसे यहाँ पर सभी आदमी को जो मिल रहा है सूची बनाकर दिया गया है, जमा किया गया है सीओ के साहब के पास, सब आदमी को मिल रहा है, लिस्ट में नाम भी है, लेकिन रिजेक्ट दिखा रहा है। और उसके बाद जो छूटा हुआ है, जो भी छूट गए हैं सभी को मिलेगा। वहीं नालंदा के बेन थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 बच्चे पानी में डूब गए, जिनमें से 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, तो वहीं 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन और स्थानीय लोग उनकी खोजबीन में जुटे हुए हैं। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है, 5 बच्चे पानी में डूब गए, 3 बच्चों की तलाश जारी है, तो 2 को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। प्रशासन और स्थानीय लोग अपने स्तर पर उनकी खोजबीन में जुटे हुए हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों का बोलबाला देखने को मिला है। आज सुबह सुबह ही कदम कुआं थाना क्षेत्र के लोहा सिंह गली में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक विक्रम नामक व्यक्ति को एक गोली लगी है, जो जिम ट्रेनर के रूप में काम करता है। अपराधियों ने उसे 3 गोलियां मारी है। फिलहाल विक्रम की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं।
सुबह सुबह ही कदमकुआं थाना क्षेत्र के लोहा सिंह गली में फायरिंग की गई। एक युवक इस फायरिंग में घायल हो गया, उसे 3 गोलियां लगी है। ये व्यक्ति जिम ट्रेनर के रूप में काम करता है। फिलहाल विक्रम की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वही पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।